अस्सलाम वालेकुम। कोड लिखना कोई एक बड़ी बात नहीं, एलिगेंट और इफेक्टिव कोड लिखना एक अचीवमेंट है। इस वीडियो में हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छा कोड कैसे लिखा जा सकता है, अच्छा कोड लिखना क्यों लाजमी है, क्यों ज़रूरी है। तो जो टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, दीज आर केस सेंसिटिविटी, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, कमेंट्स इसमें कैसे किए जाते हैं, एक्सप्रेशन कैसे लिखे जा सकते हैं, एक जो हम कभी भी कोड लिखते हुए एक लाइन लिखते हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, फंक्शंस कितने बड़े हो सकते हैं, फंक्शंस के अंदर मैक्सिमम कितना कोड हो सकता है, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हुए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, लूप्स लिखते हुए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, कोड इंडेंटेशन कैसे होती है, जब भी किसी फाइल का नाम रखते हैं फाइल का नाम हमें कैसे रखना चाहिए। कोडिंग स्टाइल हमेशा एक प्रोग्रामिंग की गाइडलाइन होती है जिसपे सबका इत्फाक होता है। अगर एक टीम में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, तो सब एक प्रोग्रामिंग स्टाइल के ऊपर काम करते हैं ताकि जब भी एक दूसरे का कोड समझना हो, अंडरस्टैंड करना हो, तो वो आसान हो जाए। इसका फ़ायदा हमें क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपका कोड वेल कमेंटेड होगा, इंडेंटेड होगा, इसके अलावा जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके प्रॉपर नेम्स होंगे, तो कोड के अंदर कोई मसला आ गया तो उसको समझना, उसको कैप्चर करना ज़्यादा आसान होगा। कोडिंग स्टाइल एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई एक बंदा आके कहेगा दिस इज़ द कोडिंग स्टाइल तो मैं उसको फॉलो करने लग जाऊंगा। कोडिंग स्टाइल एक टीम या ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाती है, उसके बाद वो पूरी दुनिया उसको यूज़ करती है। अगर उससे कोड मेंटेनेबल रहता है, मेंटेनेबल से मुराद ये है कि बाद में आने वाले लोग उस कोड में इजीली चेंज कर सकते हैं या उस कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वो कोडिंग स्टाइल उसको कॉमनली यूज़ करना शुरू कर दिया जाता है। बहुत से कोडिंग स्टाइल हैं जो सी प्लस प्लस में यूज़ होते हैं। ज़्यादा फेमस गूगल का कोडिंग स्टाइल है, इसके अलावा भी 3 से 4 कोडिंग स्टाइल हम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम बेसिक्स को हिट करेंगे क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर बहुत से फीचर्स हैं जो आने वाले कोर्सेज में आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो गूगल का कोडिंग स्टाइल है वो कोड लिखने का एक एक लाइन के ऊपर, एक एक फीचर के ऊपर आपको गाइडलाइन देता है कि ये वाला फीचर लैंग्वेज का आपने कैसे यूज़ करना है, लूप्स कैसे यूज़ करने हैं, इफ एल्स कैसे यूज़ करने हैं। आगे क्लासेस आएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्लासेस लिखने का क्या तरीकेकार है। तो वो एक कंप्लीट गाइडलाइन है, लेकिन उसका एक पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो अभी तक हमने फीचर्स को समझा है, अंडरस्टैंड किया है, उसके लिए कोडिंग स्टाइल क्या होना चाहिए। जब भी आप कोड लिखें तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने इंट ए लिखा है या इंट ए लिखा है तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं। सी प्लस प्लस के अलावा सी लैंग्वेज, सी शार्प, जावा, पाइथन, ये सब लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव है। वेरिएबल का नाम आपने कैसे रखना है? सबसे पहला असूल तो ये है कि कभी भी मीनिंगलेस वेरिएबल नेम्स यूज नहीं करने। ए बी एक्स वाई जी, ये नेम्स नहीं रखने। अगर आपने कोई भी वेरिएबल का नाम रखना है, तो लेट्स से एक ऐसा वेरिएबल है जो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है उसका नाम आप स्पीड रख दें। अगर एक पॉइंटर है तो उसके आगे पीटीआर लिख दें। अगर एरे है तो उसके आगे ए डबल आर लिख सकते हैं आप। जनरल नेम्स भी यूज नहीं करने, टेम्प, एट, वैल्यू, इस तरह का नाम भी यूज नहीं करने। वी ए आर, माई वेरिएबल, इस तरह की वैल्यू यूज नहीं करनी। स्पेशल कैरेक्टर्स कभी भी वेरिएबल के नेम में नहीं आते, जैसे एंड साइन, परसेंटेज, इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स आप वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। नंबर इंडेक्सेस के साथ आपने वेरिएबल के नेम्स नहीं बनाने। वेरिएबल अंडरस्कोर 1, वेरिएबल अंडरस्कोर 2। अगर आपको इस तरह के वेरिएबल्स चाहिए जो नंबर्ड हों तो आप इजीली एरे यूज कर लें, उसके आगे इंडेक्सेस अवेलेबल होते हैं। वेरिएबल के नाम के स्टार्ट में एक डिजिट नहीं यूज करना। अगर एक वेरिएबल में 2 वर्ड्स हैं जैसे फोन नंबर है, या तो उनके दरमियान में अंडरस्कोर यूज करें या नेक्स्ट वर्ड के पहले लेटर को कैपिटलाइज कर दें। जो भी आपने काम करना है इन दोनों में से कोई एक काम करना है पूरे कोड में। ये नहीं करना कहीं पे अंडरस्कोर वाला सिंटैक्स यूज करना है, कहीं पे कैपिटल वाला।
मैं सेकंड वाले सिंटैक्स को रिकमेंड करूंगा कि जिसमें सेकंड वर्ड कैपिटल होगा, उसमें अंडरस्कोर यूज नहीं होगा। सो हमेशा आपने अपने कोड में, अपने कोडिंग स्टाइल में कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं है कि एक जगह पे एक स्टाइल यूज कर लिया, दूसरी जगह पे दूसरा स्टाइल यूज कर लिया। यहाँ पे दो एग्जांपल दी गई हैं, एक बेस्ट केस है, एक वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस में सिंपली इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की नेम पे WL के नाम से दो वेरिएबल बना दिए गए हैं। किसी को नहीं पता कि किस मकसद के लिए बनाए गए, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट कोड देखूं तो ज़्यादा रीडेबल है। जो राइट साइड वाला कोड, लेंथ और वेट्स के नाम से वेरिएबल बनाया गया है। अब अगर इसमें मैंने ये देखना हो कि वेरिएबल किस मकसद के लिए बनाया है, मुझे कमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरिएबल का नाम इटसेल्फ मुझे ये बता रहा है कि ये वेरिएबल किस मकसद के लिए यूज़ किया गया है। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि ग्लोबल वेरिएबल्स जो भी आपने बनाने हैं मेन फंक्शन से पहले आप लिख दें। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज़ अवॉइड करें, क्योंकि आपके कोड में मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। सो एक कोड पे एक बंदा काम नहीं करता, मल्टीपल लोग काम करते हैं। हो सकता है पर्सन 1 ने 3 फंक्शन लिखते हैं, पर्सन 2 ने 4 फंक्शन लिखते हैं। पर्सन 1 ये सोच रहा है कि जो ग्लोबल वेरिएबल बनाया था उसमें फलानी वैल्यू पड़ी होगी, लेकिन जो पर्सन 2 है उसको चेंज कर देगा किसी और फंक्शन में। सो इस तरह से ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करते हुए जो मसाइल आते हैं उनको ट्रेस करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लोकल वेरिएबल यूज़ करें, अगर कोई वेरिएबल आपने यूज़ करना है उसे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर दें। सेकंड, इस बात का ख्याल रखना है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कोई इनिशियल वैल्यू दें। अगर इंटीजर है उसको 0 वैल्यू दें, ताकि आप गार्बेज वैल्यू की तरफ ना जाएं और गार्बेज वैल्यू के मसाइल ना आए। जब भी कोई ऑपरेटर यूज़ करें उसके दरमियान में स्पेस लाजमी दें। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, साथ जोड़ के नहीं लिखना। a के बाद एक स्पेस वाइट स्पेस इक्वल, उसके बाद b वाइट स्पेस c। सो ये कोड से ज़्यादा रीडेबल है। अगर कोई कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो तो उसमें पैरेंथेसिस यूज़ कर लेना ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो भी बंदा कोड पढ़े उसे वो कैलकुलेशन इजीली समझ आ जाए कि इस एक्सप्रेशन से क्या कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी। जब भी आपने कोड करना है बेहतर यह है कि आपने कमेंट्स करने हैं। कमेंट्स इतने भी ज़्यादा नहीं करने कि कोड नज़र आना ही बंद हो जाए। कमेंट्स उतने करने हैं जितने ज़रूरी है। मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा कि जो बंदा जितने ज़्यादा कमेंट्स करता है उसका कोड उतना ज़्यादा गंदा होता है, जिस वजह से उसे ज़्यादा कमेंट्स करने पड़ते हैं। अगर आप कमेंट्स को मिनिमल रखें, अपने कोड को इस तरह से लिखें कि कोई भी पढ़ने वाला उसे इजीली अंडरस्टैंड कर ले। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेरिएबल का नाम है उसके साथ अगर कमेंट करके ये बताना पड़ा है कि ये वेरिएबल इस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने वेरिएबल का नाम ठीक नहीं रखा। लेकिन अगर वेरिएबल का नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता फंक्शन के स्टार्ट में बेहतर है कि आप एक छोटी सी लाइन कमेंट में लिखते हैं कि ये फंक्शन ये वाला काम परफॉर्म करता है, या इस टाइप की इनपुट देता है, इस टाइप की इनपुट नहीं लेता। इसके अलावा कोई एक ब्लॉक लिखा हुआ आपने 10-15 लाइनों का, उसके ऊपर एक ओवरऑल 1 लाइन का कोड लिख दें, कमेंट लिख दें कि इस कोड से ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। सो वर्स्ट केस में यह है कि आपके कोड में बिल्कुल ही कोई कमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर कोई कम्प्लेक्स लॉजिक है, जैसे यहाँ पे कम्प्लेक्स लॉजिक कोई लगी हुई है, तो वहाँ पे उन्होंने लिख दिया है चेक इनपुट ईयर इज लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर वो वाला साल है जो हर 4 साल के बाद आता है, जिसमें फेब के 29 डेज होते हैं। सो 29 फरवरी हर 4 साल के बाद आता है, तो लीप ईयर वो कहलाता है जिसके अंदर 29 फरवरी होता है। तो ये कम्प्लेक्स लॉजिक है जिसके ऊपर वहाँ पे कमेंट कर दिया है। यहाँ पे कमेंट ना भी करें तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर ये कोड क्लियरली बता रहा है कि इनपुट हम ईयर की ले रहे हैं। तो इस तरह के बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जो कमेंट्स है वो करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर यहाँ पे ईयर भी है तो इसको भी आपने बेसिक या इनिशियल वैल्यू पे या डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे इनिशियलाइज करना है, जो इंटीजर के केस में 0 होगी। एक लाइन पे एक स्टेटमेंट लिखें और इसके अलावा कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन से अवॉइड करें, उसको ब्रेक डाउन कर लें मल्टीपल एक्सप्रेशन पे। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मुझे एक कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिखना है
तो उसको 2 से 3 लाइनों में मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। एक लाइन में मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक ही लाइन है, आल्दो स्पेस कम होने की वजह से नीचे वाली लाइन में चला गया, लेकिन ये एक सिंगल लाइन यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन अगर एक लाइन बड़ी है तो उसे कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए या ज़्यादा कंडीशन हैं जैसे यहाँ पे, तो उसको ब्रेक डाउन करके 2 से 3 लाइनों में लिख दिया गया है, ताकि एक लाइन लंबी ना हो, आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करके राइट या लेफ्ट की तरफ मूव ना करना पड़े। कोशिश करें कि जहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्पेस आपको चाहिए, वर्टिकल स्पेस ये है कि 2 लाइंस के दरमियान में जितनी स्पेस चाहिए उसको आप यूटिलाइज करें, या हॉरिजॉन्टली आपको एक आपने ऑपरेटर लिखा है उससे पहले या बाद में कोई एक वाइट स्पेस चाहिए तो उसको यूज़ करें ताकि कोड समझना ज़्यादा आसान हो। फंक्शंस के केस में कोशिश करें कि फंक्शन को डिक्लेयर उसके प्रोटोटाइप मेन से पहले लिखें, उसको डिफाइन मेन के बाद जाके करें, और फंक्शन में किसी भी फंक्शन में मेन फंक्शन के अलावा अवॉइड करें यूज़र से इनपुट या आउटपुट लेने में, अनलेस कि बहुत ज़रूरी ना हो। इफ के बाद अगर एक सिंगल स्टेटमेंट हो तो आपको ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रैकेट लगाएं ताकि जो भी कोड आपके कोड को पढ़े उसके लिए ये बात समझना आसान हो कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट किस इफ स्टेटमेंट के साथ बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल इफ के आगे कोई कंडीशन है और यहाँ पे लिखा है b इज इक्वल टू 9, उसके बाद b इज इक्वल टू 7 है। सो अगर मैं ये कहूँ कि b इज इक्वल टू 7 इफ के साथ बिलोंग नहीं करती, ये बात सही है, लेकिन जो कोड समझने वाला है उसके लिए आसानी के लिए अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जब भी स्विच स्टेटमेंट यूज़ करें उसका डिफ़ॉल्ट केस लाजमी यूज़ करें। हर केस के एंड पे ब्रेक आप लाजमी लिखें। लूप्स में जितना पॉसिबल हो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करने से अवॉइड करें, क्योंकि जब आप कोड डिबग करेंगे और कहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट होगी तो आपकी टर्मिनेशन कंडीशन वहाँ पे उसका इम्पैक्ट एक किस्म का ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह से आप डिबगिंग कर रहे हो, कहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से लूप पहले ही ब्रेक हो जाता है। सो इस तरह की जब आप चीज़ें यूज़ करेंगे तो कोड में डिबगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोड को इंडेंट लाजमी करें। ऐसा नहीं है कि आप इफ़ की स्टेटमेंट लिखें और उसी लेवल पे आके b इज इक्वल टू 9 लिखना शुरू है, इसको एक टैब आगे ले जाएं। ठीक है, सो b इज इक्वल टू 9। सो अगर कोड इंडेंटेशन के साथ लिखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि इफ से बिलोंग ये चीज़ करती है, या उसके आगे फॉर लूप है उससे बिलोंग ये वाली स्टेटमेंट करती है। फॉर के अंदर अगर इफ लगा हुआ है तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है फॉर के अंदर इफ लगा है। अगर मैं इसको यहाँ करके लिख दूँ तो मुझे ये समझ नहीं आएगी कि ये फॉर से बिलोंग करता है या नहीं करता। यहाँ पे दो तरह के कोड दिए गए हैं, एक कोड इंडेंटेड नहीं है, दूसरा कोड इंडेंटेड है, तो आपने इंडेंटेशन लाजमी यूज करनी है। जब भी किसी फाइल को सेव करें तो उसमें स्पेस ना लिखें, कहीं पे स्पेस लिखने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे अंडरस्कोर और डैश का यूज़ करें। फाइल का नाम लोअर केस में हमेशा रखें, अपर केस फाइल नेम में यूज़ ना करें, और फाइल के एंड पे .cpp एज अ एक्सटेंशन लिखें। These are the guidelines for the coding style for the elegant code। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो हो सकता है मिस करके हों कि एक फंक्शन में कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए। फंक्शन मैंने पहले भी बताया था कि फंक्शन शुड बी लो कपल्ड। सो फंक्शंस को एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट तब नहीं होंगे जब आप ग्लोबल वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा फंक्शन शुड बी हाईली कोहेसिव, कि फंक्शन को वही काम करना चाहिए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये जितनी भी गाइडलाइंस है आपको अपने प्रोजेक्ट में अपने कोड में इम्प्लीमेंट करनी है और इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्योंकि अब आगे जो आपका प्रोजेक्ट इवेलुएट होगा वो भी कोडिंग स्टाइल और कोडिंग गाइडलाइंस की बेस पे ही इवेलुएट होगा। जब आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं तो उसकी सेटिंग में एक ऑप्शन होता है कि आपने कौन सा कोडिंग स्टाइल फॉलो करना है। उसमें आप कोशिश करें कि गूगल का कोडिंग स्टाइल फॉलो करें, और
डॉक्यूमेंट को इंडेंटेशन करने के लिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन एडिट में मौजूद होता है। सो ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो जब भी कोड में कोई मसला आएगा उसको डिबग करना ज़्यादा आसान होगा। थैंक यू।